हेलो, दिस वीडियो इज़ अ continuation ऑफ द प्रीवियस वीडियो। हमने प्रीवियस वीडियो में विशाखा यादव मैम के एक केस स्टडी को एनालाइज किया था। इन अ सिमिलर पैटर्न वी आर गोइंग टू एनालाइज अ डिफरेंट केस स्टडी। हम देखेंगे कि क्या और डिफरेंट पैटर्न होता है एक आंसर को स्ट्रक्चर करने का, किस टाइप के वर्ड्स यूज़ करने होते हैं, एथिक्स का आंसर कैसे लगता है। सो डायरेक्टली डाइविंग इनटू अ डिफरेंट केस स्टडी। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन 9th को एनालाइज किया था, आज हम क्वेश्चन 10th को एनालाइज करेंगे। एंड आप ये नोटिस कर पाएंगे कि जो दोनों आंसर की स्ट्रक्चरिंग है वो काफ़ी डिफरेंट थी। द पैटर्न वॉज वेरी डिफरेंट। एंड यहाँ से आपको यही सीखना है कि कैसे डिफरेंट केस स्टडीज़ को आप डिफरेंट वेज में डील कर सकते हैं। सो क्वेश्चन इज, यू आर एन ऑनेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल सिविल सर्वेंट, यू ऑफन ऑब्जर्व द फॉलोइंग। तो पहले ही क्वेश्चन में गिवन है कि आप एक ऑनेस्ट और एक रिस्पॉन्सिबल सिविल सर्वेंट हैं। The part A is, if one wants to remain effective and powerful to create impact on the lives of people, one should remain loyal to those in power. Second is, following ethical means may not be practical and effective at all times. C is, petty corruption expedites the service delivery. Examine the above statements with their merits and demerits. So question में एक चीज़ गिवन है कि आप एक ऑनेस्ट और एक रिस्पॉन्सिबल सिविल सर्वेंट हैं। हमें 3 स्टेटमेंट्स गिवन हैं और हमें तीनों स्टेटमेंट्स के मेरिट्स और डीमेरिट्स देने हैं। तो यहाँ पे आपसे डिलेमास नहीं पूछ रहे हैं जैसे कि हमारे प्रीवियस केस स्टडी में पूछा था। यहाँ पे हमसे सिंपली जो 3 स्टेटमेंट्स गिवन है उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, दैट इज़ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स पूछ रहे हैं। तो जो सबसे पहली स्टेटमेंट है वो है, इफ़ वन वॉन्ट्स टू रिमेन अफेक्टिव and powerful to create impact on the lives of people, one should remain loyal to those in power. तो यहाँ 3 कीवर्ड्स है, एक है अफेक्टिव, एक है पावरफुल और एक है लॉयल। अगर हम स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई करें तो स्टेटमेंट सिंपली कह रही है कि अगर एक इंसान को अफेक्टिव रहना है और पावरफुल रहना है तो उसके लिए उसका लॉयल होना ज़रूरी है। अब इसी स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई करना है थ्रू मेरिट्स एंड इसी के आपको डीमेरिट्स बताने हैं। तो पहले हम पार्ट ए का आंसर देखते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, देन वी विल कम बैक टू द पार्ट बी। अगेन क्योंकि 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप 6 to 7 मार्क्स की वेटेज हर एक पार्ट को लॉट कर सकते हो ऑन एन एवरेज बेसिस। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ पार्ट ए। तो आपको याद होगा पिछली केस स्टडी में उनने एक इंट्रोडक्शन दिया था बिफोर पार्ट ए, बट इनने यहाँ पे कोई इंट्रोडक्शन नहीं दिया क्योंकि इस आंसर में इंट्रोडक्शन की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज दे हैव डायरेक्टली आस्क्ड फॉर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स. So you have to directly cater to the demand of the question. So our answer is, the argument tries to portray the fact that loyalty is supreme virtue to attain efficiency, power and an impactful work in public. He has clearly highlighted that कि क्वेश्चन हमें बता रहे कि जो लॉयल्टी है वो एक सुप्रीम वर्च्यू है। सुप्रीम वर्च्यू मतलब टॉप वर्च्यू, टॉप क्वालिटी है जो ज़रूरी है एफिशिएंसी अटेन करने के लिए, पावर अटेन करने के लिए और इम्पैक्टफुल वर्क अटेन करने के लिए। तो पहला मेरिट जो इन्होंने मेंशन किया है वो है, emphasizes on the value of loyalty, a feature of permanent executive towards a temporary executive. So anyone who is preparing for this exam seriously would be knowing the difference between the temporary and the permanent executive. Temporary executive कौन होते हैं? They are the MPs, they are the MLAs. For example, एक MP in the Lok Sabha has a term of 5 years, whereas an MP in the Rajya Sabha has a term of 6 years. तो उनको हम टेम्प्रेरी एग्जीक्यूटिव्स कहते हैं या MLAs को कहते हैं। वेयर एज अ परमानेंट एग्जीक्यूटिव इज़ अ ब्यूरोक्रेट। फॉर एग्जाम्पल एन IAS ऑफिसर, ही इज़ अ परमानेंट एग्जीक्यूटिव। द ब्यूरोक्रेट कीप्स ऑन सर्विंग द नेशन अंटिल हिज और हर रिटायरमेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले एम्फसाइज करिए द वैल्यू ऑफ लॉयल्टी। अभी एक फीचर होता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव का टूवर्ड्स टेम्प्रेरी एग्जीक्यूटिव। ये क्या हाईलाइट करता है कि डिस्पाइट द चेंज इन गवर्नमेंट, डिस्पाइट द चेंज इन MPs, डिस्पाइट द चेंज इन MLAs, जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, जो ब्यूरोक्रेट हैं, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी भी गवर्नमेंट का MLA हो, किसी भी गवर्नमेंट की MP हो, उसको ऑनेस्टली सर्व करता है, उनकी पॉलिसीज़ को ऑनेस्टली इम्प्लीमेंट करता है, इम्पार्शियल रहता है, फेयर रहता है। सो दैट इज़ द फर्स्ट मेरिट शी इज़ हाईलाइटेड ऑफ लॉयल्टी, एंड दिस लॉयल्टी इज़ वेरी एसेंशियल इन द ब्यूरोक्रेसी ऑफ द नेशन. सो दिस इज़ अ वर्च्यू दैट अ सिविल सर्वेंट शुड हैव, कि अगर उसे ऑनेस्टली सर्व करना है डिस्पाइट कोई भी गवर्नमेंट हो, he has to be loyal. The second merit highlighted by her is, this will ensure smooth coordination and implementation of policies without the internal factions. Obviously, अगर किसी की loyalty होगी
इफ़ समबडी वुड बी इम्पार्शियल, तो एक स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन होएगा पॉलिसीज़ का, और इंटरनल फ्यूड्स नहीं होंगे, इंटरनल फैक्शनिज्म नहीं होएगा. थर्ड इज इट विल इंश्योर अ स्मूथ करियर ट्रांजिशन विदाउट द पॉलिटिकल प्रेशर एंड डाइवर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट. येस, दिस मेक्स सेंस, बिकॉज आप अगर कोई भी पर्सन इन पावर है उसे ऑनेस्टली सर्व कर रहे हैं, आप उनके इंस्ट्रक्शंस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो आपका जो करियर का ट्रांजिशन है बहुत स्मूथ होएगा, उसमें कोई हर्डल्स नहीं होएगी. सो यहाँ पे इनने ये 3 मेरिट पॉइंट्स लिखे हैं, फिर उन्होंने 3 डीमेरिट्स लिखे हैं. सो जैसे कि मैंने मेंशन किया था कि तीनों पार्ट्स को आप ऑन एन एवरेज 6 to 7 मार्क्स दे सकते हैं. उसी के आधार पर आप देख सकते हैं 3 मेरिट्स और 3 डीमेरिट्स विल सम अप टू 6 पॉइंट्स. फर्स्ट डीमेरिट इज ब्लाइंड अधेरेंस टू लॉयल्टी इज डेंजरस. ट्रू, इफ़ यू ब्लाइंडली अधेयर टू समबडीज इंस्ट्रक्शन, अगर उनके इंस्ट्रक्शंस में कोई लूप होल्स हैं, अगर उनके इंस्ट्रक्शंस आर हार्मफुल फॉर द लार्जर गुड, यू शुड ऑलवेज कीप योर पॉइंट फॉरवर्ड कि इसे इम्प्लीमेंट करने से ये हर्डल हो सकता है. सो यू डोंट ऑलवेज हैव टू ब्लाइंडली अधेयर टू समथिंग दैट यू फील इज रॉन्ग. Second demerit is civil servant is supposed to give neutral advice, such as negating farm loan waiver, although it seems a lucrative option. So as we know, during the time of elections, बहुत बार ये मुद्दा उठता है कि फार्म लोन्स को वेव ऑफ कर दिया जाए, बट अ सिविल सर्वेंट इज रिक्वायर्ड टू एनालाइज द मैटर ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट्स एंड देन गिव एन ऑनेस्ट एडवाइस टू द गवर्नमेंट. फॉर एग्जाम्पल, ही कैन ऑलवेज एडवाइज दैट जिन फार्मर्स की एबिलिटी टू पे है, जिनकी विलिंगनेस टू पे है, उनका फार्म लोन ना वेव किया जाए, एंड ओनली द फार्मर्स जो बहुत मार्जिनल है, जिनकी एबिलिटी टू पे नहीं है, जो इस विशियस सर्कल ऑफ डेप्थ में फंस गए हैं, उनका वेव ऑफ कर दिया जाए. थर्ड इज मॉरली अनएथिकल मीन्स कैन नेवर बी जस्टिफाइड इन द नेम ऑफ लॉयल्टी. वेरी वेल सेड कि अनएथिकल मीन्स कैन नेवर बी जस्टिफाइड इन द नेम ऑफ लॉयल्टी. यू वुड ऑल्सो, आपको ये भी पता होगा कि गांधीयन आइडिया बेस्ड ऑन मीन्स एंड एंड्स है कि आपके मीन्स एंड एंड्स दोनों जस्टिफाइड होने चाहिए, दोनों ही राइट होने चाहिए. तो यही कि अनएथिकल मीन्स कैन नॉट बी जस्टिफाइड. जस्ट बिकॉज आप लॉयल है, आप अपने अनएथिकल मीन्स को उस लॉयल्टी के बेसिस पे जस्टिफाई नहीं कर सकते. इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है, हाइडिंग द डेटा ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट. फॉर एग्जाम्पल, कस्टोडियल वायलेंस, communal deaths. For example, if you have loyalty to certain politician, if you have loyalty to certain MP, in order to favor them as a civil servant, you cannot hide certain critical data of the crime or the misuse of power that they have committed. अगर वो इन्वॉल्व थे कम्युनल डेथ्स में और आपको ये बात पता है, तो आपको ऑनेस्ट रहना है इंस्टेड ऑफ बीइंग लॉयल. And finally, she has mentioned that impact on the lives of the people can be created while being politically neutral. And she has also given example of the people who had been neutral in their career. For example, Ashok Khemka. So this is how our answer should look like. This was her part A. She utilized 1.5 page for it, जिसमें उन्होंने 3 merits लिखे, 3 demerits लिखे, एक brief introduction दिया, and she gave a concluding statement with examples. And if I sum up her answer, she highlighted how loyalty is necessary of a permanent executive towards a temporary executive. It ensures smooth functioning. It ensures smooth career transition. However, इसकी demerits थे कि dangerous हैं अगर आप blindly loyal हो किसी से. Neutrality over loyalty is also essential, and that unethical means on the name of loyalty is not justified. Having analyzed the part A, moving to the part B. The part B of the question says, following ethical means may not be practical and effective at all times. सो बी पार्ट क्या कह रहा है, सिंपल वर्ड्स में, हमेशा एथिकल मीन्स फॉलो करने से ज़रूरी नहीं है कि हमें प्रैक्टिकल और इफेक्टिव रिजल्ट्स मिले. इसके हमें मेरिट्स और डीमेरिट्स लिखने हैं. सो इनका पार्ट बी ऑफ द आंसर एनालाइज करते हैं. द फर्स्ट इज मेरिट. शी इज़ गिवन टीलियोलॉजिकल अप्रोच ऑफ यूटिलिटेरियंस फाउंड कॉन्सोनेंस विद द जस्टिफिकेशन ऑफ द एंड्स ओवर मीन्स. पहली बार टीलियोलॉजिकल अप्रोच क्या होती है? टीलियोलॉजिकल अप्रोच होती है जो टारगेट करती है पर्पस को, जो इम्पोर्टेंस देती है पर्पस को रेदर देन द कॉज. फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई भी एक्शन किया, उससे क्या पर्पस सर्व हो रहा है वो मैटर करता है रादर देन किस कॉज की वजह से आपने वो एक्शन किया. दैट इज़ टीलियोलॉजिकल अप्रोच. सो यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ टीलियोलॉजिकल अप्रोच. अब यहाँ यूटिलिटेरियंस क्या है? यूटिलिटेरियंस is associated with utilitarianism. Utilitarianism टारगेट करता है मैक्सिमम बेनिफिट फॉर मैक्सिमम पीपल, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हैप्पीनेस मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट करें.
तो जो पर्पस होता है ना यूटिलिटेरियंस का, वो जस्टिफाई करता है एंड्स को ओवर द मीन्स, कि वो जो एंड आउटकम है उस पर फोकस करता है रेदर देन द मीन्स जो हमने यूज़ करे टू अचीव इट. सो पार्ट बी स्टेटमेंट क्या आती है कि एथिकल मीन्स मे नॉट बी प्रैक्टिकल और मे नॉट बी इफेक्टिव ऑल द टाइम्स. तो ये जस्टिफाई हो रहा है क्योंकि जो हमारे यूटिलिटेरियंस हैं वो एंड पे फोकस करते हैं, आउटकम पे फोकस करते हैं, तरीके पे नहीं फोकस करते, मीन्स पे नहीं फोकस करते हैं. तो हमारी वो सेकेंड स्टेटमेंट बी जस्टिफाई हो रही है. फॉर एग्जाम्पल, killing of the mafias or criminals to control the urgent public disorder issue without the due procedure of arrest and investigation. So this is an example that shows the means was unethical, that led to an outcome that the people of the society were wanting, they were demanding. तो इनने यहाँ पे एक ही मेरिट लिखा है. And the demerit she has given is of Gandhiji. As Gandhiji said, a wrong means adopted for a right result is never truly correct. Deontological. So here you can find the mention of two approaches. One is teleological and other is deontological. जहाँ teleological focus करती है purpose पे, वह deontological focus करती है morality पे, ethical पे, lawful पे, कि जो law है उसके according हम act करें, जो सही है उसके according हम act करें. तो एज गांधी जी सेड कि द मीन्स ऑल्सो हैज़ टू बी राइट, नॉट ओनली द एंड. तो यहीं पे वहाँ एग्जाम्पल भी दिया है कि ऑल्दो द पब्लिक सिक्योरिटी इज सेफ गार्डेड इन प्रैक्टिकल मैनर, द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ द क्रिमिनल्स एंड द राइट टू लाइफ इज नेवर जस्टिफाइड. बाय फॉलोइंग द रॉन्ग मीन्स हम वायलेट कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स ऑफ क्रिमिनल्स एंड दिस इज नेवर जस्टिफाइड अकॉर्डिंग टू गांधीयन अप्रोच. ये इसका डीमेरिट है. सो अगर आप ये वर्ड्स यूज़ करके आ रहे हैं डियोंटोलॉजिकल एंड टेलियोलॉजिकल, there's certain amount of value addition to your answer. So as we can see in the part B कि इनके पास सिर्फ एक मेरिट और एक डीमेरिट था. ऐसा बहुत बार होएगा पेपर में कि आपके पास एक से ज़्यादा आइडियाज़ नहीं आ रहे होंगे, तो उसमें यू कैन गिव एग्जाम्पल्स, यू कैन प्रोवाइड वैल्यू एडिशन एंड देन प्रोवाइड द कंक्लूजन. एंड जिस पार्ट का आंसर आपको ज़्यादा अच्छे से आता है आप उसको ज़्यादा स्पेसिंग, उस पर ज़्यादा पॉइंट्स लिख सकते हैं. शी हैज़ समड अप द पार्ट बी इन द फॉलोइंग वे. तो उन्होंने पार्ट बी को ऐसे सम अप किए हैं, द परफेक्ट हार्मनी ऑफ द मीन्स एंड एंड्स वुड रिजल्ट इनटू अ ट्रूली परफेक्ट एक्ट. फॉर प्रैक्टिकेबल पर्पसेस द एथिकल मोरालिटी कांट बी मेड फ्लेक्सिबल टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव howsoever the dire need seems. So clearly she has laid out in her conclusion that ethical morality can't be neglected. Ethical morality is very essential, that both means and ends are relevant and we need to be ethical in both of them. Moving to the third part of the question, petty corruption expedites the service delivery. So the question is related with corruption. करप्शन पे यूजली हर ईयर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कुछ बेसिक पॉइंट्स हमेशा रेडी होने चाहिए कि करप्शन के क्या मेरिट्स है, क्या डीमेरिट्स हैं, किस कमेटी की करप्शन के रिगार्डिंग क्या रिकमेंडेशन है, गवर्नमेंट ने क्या एफर्ट्स लिए इन दी फॉलोइंग ईयर्स इन दी कंटेम्प्रेरी टाइम्स टू कट डाउन ऑन द प्रैक्टिस ऑफ करप्शन, सुप्रीम कोर्ट की क्या पर्टिकुलरली रिकमेंडेशंस रही है करप्शन से रिलेटेड, क्या स्पेशल इफेक्ट्स लिए गए हैं ब्यूरोक्रेसी में टू रिड्यूस इनहेरेंट नेचर ऑफ करप्शन. सो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स आपके ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होने चाहिए. Now moving directly to the answer. So she has started her answer with the recommendation of the second ARC. Her answer states, it is said that corruption greases the wheels of administration. She has given the recommendation of second ARC. आप कोई different code भी लिख सकते हो, आप कोई recent contemporary newspaper में जो article पढ़ा हो, recent corruption case का वो mention कर सकते हैं. Also you can mention any recommendations of Supreme Court in this regard. या किसी भी प्रोमिनेंट पर्सन ने रिसेंटली या कभी भी करप्शन के बारे में कुछ कहा था उसको भी मेंशन कर सकते हैं. सो क्वेश्चन क्या था कि जो पेटी करप्शन है कभी कभार काम स्मूथ कर देता है, काम इजी कर देता है, काम स्पीड अप कर देता है. सो इन्होंने पहला मेरिट क्या लिखा है, ऑल्दो अ वीट सच एज करप्शन कैन नेवर बी पॉजिटिव येट इट्स सीन दैट पेटी ब्राइब्स कैन एक्सपेडाइट द सर्विस डिलीवरी थ्रू लेवल्स ऑफ रेड टेपिज्म. Example, a pension certificate of an old aggrieved person. So she has clearly laid out in the merit itself कि it's a weed in the society, it is not positive. But yes, वो कभी कभार expedite करने में help करता है, किसी चीज़ को fasten up करने में, किसी process को speed up करने में help करता है. और उसका उन्होंने example भी दिया है कि a pension certificate of an old aggrieved person. So she has given an example of somebody who's from the vulnerable section of the society, that is an old aged person
उनको पेंशन सर्टिफिकेट मिलने में इजी हो सकता है कभी कभार ब्राइब के केस में. सो आप भी अपने क्वेश्चन में कभी भी करप्शन को किसी भी मैनर में जस्टिफाई नहीं करेंगे. यू आर ऑलवेज गोइंग टू ले डाउन कि इट इज़ अ वीड, इट इज़ नॉट पॉजिटिव, बट येट इट कैन हैव सर्टन, you can say, indirect advantages. So she has only mentioned one merit and two examples. The demerit is, इन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट की वर्डिंग्स लिखी है. सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट करप्शन इज रॉटिंग द लाइफ एंड द ब्रेथ ऑफ द नेशन. द स्कैम्स ऑफ द कॉमनवेल्थ, 2G, कोल स्कैम्स, बोफर्स, adversely impact economy and public welfare. As we all know, हमने बहुत जगह अपनी लाइफ में करप्शन देखा होगा, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, एंड कैसे इट इज़ एन हिंड्रेंस टू द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी एज अ होल. कैसे करप्शन को मिसयूज़ किया जाता है बाय सर्टेन पीपल in order to delay the processes so that they are able to gain certain advantages. Second is, it leads to erosion of public faith in democratic institutions and imbibes a culture of चलता है. कितना contemporary linkage है. So this is so relevant where in today's world people have just accepted corruption as something integral to one's life. कि जहाँ करप्शन नहीं होता वहाँ हम शॉक होते हैं, बट जहाँ करप्शन होता है वहाँ हम शॉक नहीं होते हैं. जितना आप कंटेम्प्रेरी इंटरलिंकेज कर पाएंगे, दैट इज़ गोइंग टू फेच यू एक्स्ट्रा मार्क्स. एंड रिमेंबर दिस, यू आर नेवर गोइंग टू जस्टिफाई करप्शन इन योर आंसर, नेवर. सो द कंक्लूजन इज, corruption in any form at any level needs to be tackled to truly make our nation great. Japanese culture is an eye-opener Asian example. Government of India is bringing various laws to deal with political, economic and institutional measures. So as we know, आज की डेट पे बहुत सारे mechanisms हैं, बहुत सारे institutions हैं to deal with corruption. We have the Central Vigilance Commission. We have the Prevention of Corruption Act in order to cut down corruption. We have the various judgments of the Supreme Court to tighten measures to deal with corruption from the lowest to the highest levels. So you can mention all about it. इसके लिए I'll say एडवांस में 2-3 सुप्रीम कोर्ट के केसेस प्रिपेयर करके रख लो, कुछ कोर्ट्स प्रिपेयर करके रख लो ऑन करप्शन. प्रिपेयर सर्टन आइडियाज़ ऑन द ARC's रिकमेंडेशन. ये आपको ज़रूर से हेल्प करेगा. एथिक्स में तो करेगा ही, ऐसे में भी करेगा, GS के अलग पेपर में भी हेल्प करेगा, बिकॉज करप्शन इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट टॉपिक दैट इज़ आस्क्ड इन वेरियस सब्जेक्ट्स. सो वी हैव एनालाइज दिस केस स्टडी कम्प्लीटली. यू कुड सी ये आंसर भी 4.5 पेजेस का था. सो आपको भी ट्राई करना है कि एक एथिक्स की केस स्टडी को 4.5 पेजेस में लिखना है, एक प्रेजेंटेबल मैनर में लिखना है, एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में लिखना है और गिवन टाइम में लिखना है. सो दैट्स फॉर टुडे. आज के लिए अलविदा एंड थैंक यू.